नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ स्मार्ट स्टडी अप्रोच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम बात करेंगे सहायक कुल सचिव भर्ती 2026 में जो खंड ब वाला यानी कि सेकंड प्रश्न पत्र के नाम से हम लोग इसको पुकार रहे हैं, उसके 35 एमसीक्यू की सेकंड क्लास लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। साथियों, स्मार्ट स्टडी अप्रोच आपके लिए चला रहा है ये जो एमपीपीएससी के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली भर्ती के लिए सेकंड पेपर की और फर्स्ट पेपर की दोनों के लिए प्रहार सीरीज, जिसमें आपको डेली क्लासेस अब मिलना प्रारंभ हो गई है। उधर 25 एमसीक्यू, इधर 35 एमसीक्यू, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ दूसरी क्लास है, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर है ये इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि भाई आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को ऑन करना पड़ेगा, और जो क्लास करवाई जा रही है उसको कम से कम 2 बार देखिए, और जो पीडीएफ आपको दिया जा रहा है ना, फिर उसका रीड कर लीजिए। निसंदेह इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन ये इतना करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो भाई पोस्ट बहुत कम है, 12 पोस्ट है, 12 पोस्ट में सिलेक्शन लेने के लिए मैक्सिमम टाइम रिवीजन मांगता है, और वो तभी होगा जब आप करेंगे, है ना। तो रिवीजन कीजिए, सबसे आसान तरीका यही होता है कि मैक्सिमम टाइम आप पढ़ते चले जाएं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिसके माध्यम से आप हमारी पीडीएफ इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको पीडीएफ मिलती रहे। एक तो ये लिंक अगर इस नाम से भी आप सर्च करेंगे https://t.m, ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप सर्च करेंगे @SSA लगाइए, फिर लिखिए SSA, फिर मतलब स्मार्ट स्टडी अप्रोच, इसके बाद में AR और क्लासेस डाल दीजिएगा, क्लासेस लिखिएगा। तो इस नाम से आपको ऐसा लोगो जो यहाँ ऊपर दे रखा है ये वाला ऐसे से लिखा है स्टूडेंट्स, ये जो लोगो बना हुआ किताब वाला, ये जहां दिखाई दे उस चैनल को, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा इसमें। और स्मार्ट स्टडी अप्रोच का हमारा ऑफिशियली यूट्यूब, हमारा जो ऑफिशियली चैनल भी है टेलीग्राम चैनल, उस पर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। नहीं मिले तो कमेंट कर लीजिएगा, और मदद के लिए चाहे तो आप 9479571757 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन स्टडी पर्पज से ही मदद की जाएगी, बाकी कोई फाइनेंशियली, कोई नौकरी, ये वो, उसके लिए नहीं। देखिए, नौकरी की बात है तो नौकरी ये कि आप तैयारी करिए, नौकरी पाइए, प्राइवेट के झंझट में ना फंसे, यही बेस्ट ऑप्शन है। खैर, पार्ट टाइम करते हैं तो करिए, कहीं ऑप्शन होगा आप हमसे, अगर आप एलिजिबल रहें, आप योग्यता रखते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, निसंदेह आपको उसमें तो मदद मिल जाएगी। लेकिन याद रखना, ज्यादा परेशान नहीं करना है ना। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं और पहले प्रश्न की तरफ चल पड़ते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। 36वां। भाई 36वां क्यों? क्योंकि 1 से लगा करके 35 तक हमने कर लिए थे, उसके आगे की बात बरकरार रखेंगे। पीएम उषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएम उषा तो प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण करना, राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों का रणनीतिक वित्त पोषण करना, छात्रों को सीधे नगद हस्तांतरण करना, निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करना। तो यहाँ मिलेगा राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों का रणनीतिक वित्त पोषण करना, विकल्प नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए साथियों, यहां पर पीएम उषा के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान में, जिसे हम रूसा के नाम से भी जानते थे, उसका एक नया जो पहले से प्रोजेक्ट चला रहा था भारत सरकार का, उसका नाम था रूसा। जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान चल रहा था, उसके जगह आता है पीएम उषा। तो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान इस नाम से नया आता है, और उसका नया रूप, उन्नत रूप में आपके सामने प्रेजेंट है। मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इनका लक्ष्य है राज्य संचालित उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण देना और प्रदान करना, ताकि उनकी गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे में सुधार हो सके। उनको पैसा मिलेगा तो वे अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे, बेसिक स्ट्रक्चर तैयार रहेगा तो वे अच्छे से एजुकेशन दे पाएंगे। विशेषता देखिए, यह योजना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप
समानता और पहुंच और उत्कृष्टता पर केंद्रित की गई है। देखिए, जो रूसा था उसकी जगह आती है 2023 में, 2013 में रूसा आती है और 2023 में उषा आती है। कौन आती है? उषा आ जाती है। ये बात याद रखना, उषा 2023 में आती है, 2013 में रूसा आती है। जो 2023 है उसके 3 पिलर हैं। वो 3 पिलर कौन कौन से है जरा देखिएगा ध्यान से। जो पहला पिलर है उसमें समानता की बात करता है, इसके बाद में स्टूडेंट के साथ में इक्वलिटी की बात हो जाए, एक जैसी यूनिवर्सिटीज एक जैसे कॉलेजेस मिल जाए, इसके अंदर पहुंच एक्सेस होनी चाहिए आसानी से, और एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्टता से भरी, संपूर्णता से भरी हुई होना चाहिए। अगला जो प्रश्न आपके समक्ष है लगाइए जल्दी से। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? प्रश्न कह रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा विश्वविद्यालयों को वैज्ञानिक उपकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सा फंड या कौन सी फंड योजना चलाई जाती हैं? फर्स्ट, इंस्पायर, स्ट्राइड या इम्प्राइंट। तो यहाँ पर इंस्पायर जो है तो स्कॉलरशिप है। क्या है? स्कॉलरशिप है, और ये उन बच्चों को दी जाती है जो मेधावी है। मेधावी बोले तो जिनके 90+ परसेंटेज बनते हैं 12th में, तो उनको अगले 5 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक दिया जाता है। और इसमें एक वर्ष के प्रत्येक वर्ष में कितने हजार मिलते हैं भैया? 60,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलता है एक वर्ष में, 60,000। तो पहले 3 साल का ग्रेजुएशन होता था यूजी, अब 4 साल का होता है। तो 3 साल हो या 4 साल हो, तो 3 साल में या 4 साल में, 4 साल तो यहाँ होगा, और 1 साल आपका, अगर 3 साल का कर रहे हैं तो 2 साल का पीजी, और यदि 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे थे 1 साल का पीजी। ये कुल मिलाकर के आपको टोटल 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, और इनमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है इंस्पायर वाली। तो वो तो भारत सरकार चला रही है, वो उन विद्यार्थियों के लिए जो 90+ परसेंटेज लेकर आए हैं, और केमिस्ट्री उनका आगे सब्जेक्ट रहने वाला, एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना कंपलसरी है। लेकिन साइंस एंड टेक के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो वैज्ञानिकों के लिए चलाए जा रहे उपकरण देने के लिए योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए योजना, तो वह है फर्स्ट। कौन सी है? फर्स्ट। तो प्रश्न संख्या 37 का आंसर तो ए है, बट बी का मैंने थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है, क्योंकि यहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। फर्स्ट का है फंड ऑफ इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट करना, सुधार करना, उनमें उन्नति करना ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये फर्स्ट का है फंड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ S&T इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा चलाए जाने वाली एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य है कि विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बुनियादी ढांचा का अत्याधुनिकीकरण के साथ उपलब्ध कराना, ताकि आने वाली हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है यह वैज्ञानिक प्रकृति की हो, नए नए रिसर्च करने वाली हो, ताकि वह खुद स्किल्ड बने और वो लोगों को रोजगार देने वाला बने। अन्य विकल्प में इंस्पायर की बात विज्ञान के प्रति प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए चलाई जा रही है, और स्ट्राइड जो है ये यूजीसी के द्वारा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए चलाई जाने वाली योजना है। बढ़े आगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न जो आपके समक्ष है वह है 38वां। क्या कह रहा है? विश्वविद्यालयों में बायोटेक लैब की स्थापना और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए मुख्य अनुदान कौन देता है? DST, CSIR, DBT या ICMR? विश्वविद्यालय में बायोटेक्नोलॉजी लैब के लिए तो ये देगा आपको जो है DBT, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर DBT पर टिक लगा लीजिए पहले तो आप। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है ये क्या करेगा? इसमें व्याख्या देगा आपको। ठीक है,
ये पीडीएफ में लिखा था टेक्स्ट बुक, मतलब टेस्ट बनाने के लिए, तो पीडीएफ में जैसा लिखा है वैसा टाइप कर दिया उन्होंने। ये टेस्ट के लिए है कि बच्चों का टेस्ट लिया जा रहा है इसमें। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसका मुख्य कार्य है भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी लैब की स्थापना करना, विज्ञान जीव विज्ञान में अनुसंधान और नवाचार को मुख्य रूप से वित्तीय अनुदान देना, ग्रांट उपलब्ध कराना, ताकि नए नए रिसर्च करके विद्यार्थियों के साथ में अगर यूनिवर्सिटी को पेमेंट मिलेगा तो यूनिवर्सिटी सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा और होगी तो अच्छे से बच्चा क्या करेगा, डेवलपमेंट रिसर्च में काम कर पाएगा। ठीक, अंतर स्पष्ट करें डीएसटी और डीबीटी में। डीएसटी क्या करता है, सामान्य विज्ञान अवसंरचना को देखता है, अवसंरचना बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेगा, जबकि डीबीटी क्या करेगा, विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस पर केंद्रित होकर के काम करेगा। वहीं आईसीएमआर की अगर बात करें तो यह चिकित्सा मेडिकल अनुसंधान जिसे कहते हैं रिसर्च, उसके लिए बात करता है। यहाँ आपके सामने डीएसटी लिखा है, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बात करेगा, डीबीटी बायोटेक्नोलॉजी लैब उनके बारे में बात करेगा, जीव विज्ञान की बात करेगा। आईसीएमआर जो है ये मेडिकल के लिए रिसर्च सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा मेडिकल साइंस में। इसके बाद में सीएसआईआर या जो इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि व्यवसायिक जो शिक्षा है उनके बारे में रिसर्च करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराएगा साइंस के सेक्टर में। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि यूजीसी द्वारा स्ट्राइड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुनियादी ढांचे का विकास करना, रिसर्च और नवाचार यानी कि अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। तो यही राइट आंसर, शिक्षकों की भर्ती, विदेशी छात्रों में आकर्षित। विकल्प नंबर बी अभी हमने देखा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जरा देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडिया, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी यानी कि हमें इस तरीके की योजना डेवलप कर रहे हैं जो नए इंडिया के लिए इकोनॉमिक तैयार करेगा। रिसर्च करेंगे कि नए नए अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है उनको बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखें। आगे है आपका युवा प्रतिभाओं की पहचान करना, अनुसंधान क्षमता का निर्माण करवाना, भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुविषयक हमें प्लेटफॉर्म तैयार करना है। महत्व यह है कि यह योजना विशेष रूप से उन शोधों को फंड करती है जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक और राष्ट्रीय महत्व के लिए रिसर्च किए जा रहे हैं। यहाँ बहुविषयक अनुसंधान नवाचार की बात करेगा और क्षमता निर्माण की बात करेगा, कैपिटल जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करेगा, इनोवेशन की बात कर रहे हैं वो, और ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए बात करेगा, मल्टी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उनके लिए। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, नेक मूल्यांकन के लिए गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए यूजीसी की कौन सी योजना है? मार्गदर्शन करने के लिए तो वह एक ही योजना है, परामर्श योजना। कौन सी है? परामर्श योजना। कौन सी है भाई? परामर्श योजना। परामर्श योजना यूजीसी के द्वारा प्रारंभ की हुई है। इसका सीधा सीधा काम है मेंटरिंग करना। मेंटरिंग करेगी, देखेगी कि किस तरीके से विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं या मान्यता जो गैर मान्यता प्राप्त संस्थान है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो उनको गाइड करवाना, उनका मार्गदर्शन करना ताकि वे भी मान्यता प्राप्त कर सकें। कार्य प्रणाली में हब एंड स्पोक मॉडल यानी कि ऐसे संस्थान जो नेक द्वारा A++ यानी कि सबसे हायर जो रैंकिंग हासिल किए हुए संस्थान हैं उनके नोडल अधिकारी चुने जाएंगे और वह जो मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है उनके साथ उनके प्रोग्राम चलाए जाएंगे ताकि वो उनको गाइड कर सके, वो बता सके कि कैसे हमने नेक के द्वारा जो ग्रेड है A++ सबसे हाईएस्ट रैंक है वो अचीव किए तो कैसे मिली, उसके बारे में गाइड करने पर दूसरे जो कॉलेज संस्थान है जिनको मान्यता नहीं है उन्हें मान्यता मिल सके।
ठीक है, यही बात यहाँ पर की गई है। तो इसके तहत उच्च या नेक ग्रेड प्राप्त उत्कृष्ट संस्थान, जिसे मेंटोर कहेंगे हम, उन संस्थानों की मेंटी यानी कि उनका मेंटोर के रूप में काम करेगा, मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा और सहायता प्रदान करेगा, जिन्हें अभी तक नेक द्वारा मान्यता नहीं मिली है। उन्हें मान्यता दिलवाने के लिए वे काम करेंगे ताकि वे गुणवत्ता के मानकों को पूरी तरीके से अपने यहाँ लागू कर सके और वे मूल्यांकन करते समय रैंकिंग हासिल कर सके, मान्यता प्राप्त कर सके। यहाँ पर जो दीक्षा जो पोर्टल है, दीक्षा जो है वह शिक्षकों के लिए पोर्टल चलाया गया है, दीक्षा पोर्टल शिक्षकों के लिए है। और स्वयं की अगर बात करें तो स्वयं क्या है, एक ऑनलाइन कोर्सेस जो कि मॉक्स हैं उसके बारे में चलता है, नेट सेट इनमें बहुत पूछा जाने वाला है। स्वयं जो रहता है वो यह ऑनलाइन जो आपकी क्लासेस चलती है ऑनलाइन वाली, उनके बारे में बात करता है, ऑनलाइन की बात करता है, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात करता है। ठीक है, एक्सेस देता है सभी के लिए। और इसके बाद में ज्ञान, ज्ञान की अगर बात करें तो यह विदेशी फैकल्टी को भारत में लाने के लिए चलाए जाने वाली योजना है ज्ञान। तो ज्ञान का संबंध है विदेशों में जो पढ़े लिखे ज्ञानी हैं उन्हें भारत में लेकर के भारत के युवाओं को ज्ञानी बनाना। स्वयं जो कि ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराता है और यह भी कहीं ना कहीं यूजीसी के सेंस में ही। दीक्षा की बात करते हैं, टीचर्स जो है उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराता है, उनको ट्रेनिंग देता है। और परामर्श जो कि यूनिवर्सिटी में जो गैर मान्यता प्राप्त संस्थान है उन्हें क्या करेगा, मान्यता के लिए उन्हें मदद करेगा। ठीक है, ये यहाँ सारी चीजें हमने पूरी तरीके से लिखी हुई है, किस तरीके से नेक A+ जो रैंक हासिल करने के लिए बात कर रहा है। ये A+ इंस्टीट्यूट है, ये क्या कर रहा है, इनके लिए मेंटी के रूप में काम कर रहा है सारे इंस्टीट्यूट के लिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 41, क्या कह रहा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है मेरे भाई। क्या मजेदार प्रश्न है ना, सबसे आसान लड्डू प्रश्न है लेकिन है मजेदार। यूनेस्को का मुख्यालय न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस या लंदन, कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको पेरिस में इसका मुख्यालय मिलने जा रहा है। कहाँ मिलेगा, पेरिस में आपको इसका मुख्यालय मिलेगा। भूलिएगा मत, पेरिस यहाँ नहीं लगाया हमने, ठीक। तो पेरिस को याद रखना, पेरिस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिए इसका मुख्यालय पेरिस में है, जो कि पेरिस फ्रांस में स्थित है। फ्रांस नामक एक यूरोपीय देश है, कंट्री है, उसमें इसका मुख्यालय है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी। यूएनओ के गठन के बाद इसका यूएनओ की एक संस्था के रूप में यूनेस्को का गठन किया जाता है, यूनाइटेड नेशन के बाद में। बात करें तो इसका उद्देश्य है पूरे विश्व में शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, एक दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेट करना, उनकी संस्कृति को आपस में जोड़ना, उनकी कला, उनकी शिक्षा को आपस में जोड़ना, ताकि पूरे विश्व एक साथ चल सके, समान रूप से वह क्या कर सके, टेक्नोलॉजी के साथ भेदभाव किए बिना उनका उपयोग किया जा सके, के माध्यम से विश्व शांति की बात करेगा और सुरक्षा की भी बात करता है। ये रहा आपका जो फ्रांस है, फ्रांस में ये पेरिस है, यहाँ पर इतना सा छोटा सा दिख रहा है, पेरिस है, ये यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो आपके समक्ष है 42, राष्ट्रमंडल शिक्षण जो कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देने से है। तकनीकी शिक्षा को, चिकित्सा शिक्षा को, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा को यानी कि ओपन एंड जो दूर बैठे हैं उनके लिए इजिली लर्निंग की बात करता है, और प्राथमिक शिक्षा को तो ओपन यूनिवर्सिटीज की और उनकी बात करता है, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा की बात करता है, याद रखना। तो ये कॉल जो है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, कॉल का जो फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, ये पूछा जाता है, इसका संबंध किससे है, तो दूरस्थ शिक्षा की पहुंच कराना। अब भारत में बैठा बैठा जो मान लीजिए कोई ओपन यूनिवर्सिटी है जिसे हम इग्नू के नाम से जानते हैं, उसी का ले लेते हैं। इग्नू, मान लीजिए इग्नू का अंदर कोई अमेरिका में बैठा बैठा कोई विद्यार्थी अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसे इंडिया आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो अमेरिका में बैठा बैठा इग्नू से अपनी स्टडी रेगुलरली
मतलब कंटिन्यू कर सकता है, उसके लिए उसको परमिशन मिलती है। तो ऐसी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको फंडिंग करना, उनका प्रोग्राम को एक नहीं बल्कि एक से अधिक जगह और एक राष्ट्र को की यूनिवर्सिटी को अनेक राष्ट्रों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है, और वहां से भी वो बच्चों को मतलब एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए ऐसे प्रोग्राम चलवाया जाता है। तो ये जो है आपको कॉल जो है, इसकी बात करें कॉल की, तो ये क्या बात करता है भाई, कॉल कॉमनवेल्थ जो है नेशंस का एक अंतर सरकारी संगठन है। किनका है? जो राष्ट्रमंडल देश है उन देशों का एक समूह है जिसे कॉल के नाम से जाना जाता है, और कॉल का फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग। इसका मुख्यालय वैंकूवर कनाडा में स्थित है। ये कनाडा का है, तो कनाडा जो आपको उत्तरी अमेरिका मिलेगा। आज के समय में अमेरिका बहुत चर्चा में। कुछ समय पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत में वो कह भी रहे थे कि कनाडा अमेरिका का एक राज्य होना चाहिए। इस तरीके की मानसिकता वाले जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इसको चर्चा में भी लाया था, उसी की मैं बात कर रहा हूं। ये कनाडा यहां पर बैठा हुआ है, छोटा छोटा बहुत सारे इसमें बटा हुआ है द्वीपों में। तो ये जो है आपका कनाडा है। कनाडा में ये कनाडा के वैंकूवर नामक एक शहर है, वहां पर स्थित है। सदस्य देश कौन है? तो सदस्य देशों में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा तथा प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षा को बढ़ावा देने वाले सभी सदस्य देश हैं, और जितने भी कॉमनवेल्थ जो राष्ट्रमंडल देश है उन सभी देशों में ये काम कर रहा है एक्टिव रहकर। भारत भी इसका सदस्य देश है, किसका? राष्ट्रमंडल का। तो ऐसे में कॉमनवेल्थ नेशंस में तो भारत में भी ये एक्टिव रह के कॉल कार्य कर रहा है, और भारत भी यहाँ काफी अच्छी फंडिंग करता है, और भारत की भी यूनिवर्सिटीज इसके साथ जुड़ी हुई है ताकि विश्व में अनेक देशों के साथ हम पढ़ाई करवा सके। यह महत्व क्या है इसका? यह सुनिश्चित करता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूर दराज के क्षेत्रों में और समाज के हर वर्ग तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित की जा सके। ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, इसमें जो आपको लिखा था ODL का फुल फॉर्म, तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ODL का फुल फॉर्म ये रहा आपका जो वैंकूवर कनाडा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है 43 प्रश्न। तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करने के लिए भारत में चलाई गई TEQIP योजना को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने वित्त पोषित किया है? ADB ने, एशियाई विकास बैंक, WB वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, यूनेस्को या IMF? बताइए किसने किया है? तो यहां पर अगर देखा जाए तो करने वाला है आपका विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है वही ऐसा काम करता है अधिकतर। तो वर्ल्ड बैंक की तरफ जाएंगे, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, TEQIP इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, और किसके सहयोग से चल रहा है? तो विश्व बैंक के सहयोग से भारत में चल रहा है। और ये क्या करता है? ये क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। कहां पर? टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बात करता है, वहां पर उसमें और इंप्रूवमेंट करना है और सुधार करने की आवश्यकता है। उसके लिए भारत को यह पेमेंट करता है योजना विश्व बैंक। और भारत में इसकी देखरेख कौन करता है? तो वह करेगा भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय, जिसे पहले मानव विकास संसाधन मंत्रालय के नाम से हम लोग जानते थे। ये संयुक्त पहल है किसकी? वर्ल्ड बैंक की और शिक्षा मंत्रालय की। याद रखना, भारत में तकनीकी शिक्षा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करने के लिए चलाई गई है। इसके चरण कितने हैं? तो इसे 3 चरणों में लागू किया गया था। 3 चरणों में लागू किया भाई। वो 3 चरण कौन से हैं? पहला चरण था TEQIP का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिसका अंतिम चरण 2021 में संपन्न हो गया है। इस योजना को हमने पूरी तरीके से लागू करके इसका लाभ भी पाया है, और भारत में काफी कुछ परिवर्तन आया है इंजीनियरिंग के सेक्टर में। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लस वर्ल्ड बैंक, इन दोनों के सहयोग से ये योजना निकल के आती है TEQIP, और इसका कारण था कि इंजीनियरिंग में क्वालिटी एजुकेशन देना। अगला प्रश्न है आपके सामने 44वां। मध्य प्रदेश में
कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट और ग्लोबल स्किल पार्क के निर्माण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ऋण प्रदान कर रही है? विश्व बैंक, ब्रिक्स बैंक, एशियाई विकास बैंक, यूनिसेफ। बताइए, मध्य प्रदेश में कौशल विकास करने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की होना चाहिए? बिल्कुल है। और मध्य प्रदेश सरकार ने मदद मांगी कि भाई हमारे पास पैसा कोनी, अरे पैया कोनी पैया, है नहीं, तो पैसा है नहीं तो पैसा छागा, बिना पैसा के काम वे गई नहीं वे, तो पैसा कहाँ थी आगा? तो पैसा यदि आगा कि आप कहीं ना कहीं आप समझौता करोगा, कोई आपको उधार दे दे, तो उधार कब मिलेगा? अब भाई उधार तब मिलेगा ना जब आपने अपने यहाँ अच्छा से काम किया हो। तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल बड़ा है, प्रकृति को हम संजोए रख रहे हैं, धार्मिक हैं, धार्मिक स्थल भी बहुत सारे, पर्यटन का केंद्र भी है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा काम चल रहा है ऐसे में, और यहाँ पर बिजनेस पार्क भी है। तो कहीं ना कहीं हमें स्किल्ड युवाओं की जरूरत है, और भारत मध्य प्रदेश पास युद्ध भी भरा हुआ है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि हम एडीबी के साथ, यानी कि एशियाई विकास बैंक के साथ एक समझौता करते हैं, क्योंकि हम एशिया में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? एशिया में। देखिए, भारत एशिया में और एशिया के अंदर मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश एशिया में हो गया। तो मध्य प्रदेश ने एशियाई विकास बैंक के सामने अपना प्रस्ताव रखा, भारत सरकार के सहयोग से विदेश मंत्रालय ने सपोर्ट किया, और एशियाई विकास बैंक से फंडिंग मिलना प्रारंभ हुई कि ठीक है, यदि आप मानव कल्याण की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप उन युवाओं का डेवलपमेंट कर रहे हैं जो कि अनस्किल्ड है, उनको स्किल्ड कर रहे हैं, उनके अंदर आप कौशल विकास कर रहे हैं, यानी कि आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आपकी पर कैपिटल इनकम बढ़ा के लेके जाएगा, आपकी जीडीपी बढ़ाएगा, फिर आप पैसे वापस हमें दोगे भी सही। इसके लिए, कौशल विकास के लिए और ग्लोबल स्किल पार्क का डेवलपमेंट करने के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से ऋण उपलब्ध करवा रहा है, प्रदान कर रहा है पेमेंट, तो वह है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक भोपाल से जाते हैं हम लोग कहां पर? एशियाई विकास बैंक के पास, एडीबी के पास, और वह हमें यूएस डॉलर देता है 150 मिलियन डॉलर, कम नहीं है। ग्लोब स्किल पार्क, तो ग्लोबल स्किल पार्क का डेवलप करने के लिए संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क का डेवलपमेंट मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित किया जा रहा है, और इसके लिए जो एडीबी है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर दे रही है वित्त पोषण। इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए एशियाई विकास बैंक ने हमें 150 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान लोन स्वीकृत किया गया है, और इसे के माध्यम से हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। इसके बाद युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक तकनीकी और व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसका कारण क्या है? देखिए, इस समय पूरे विश्व में स्किल्ड युवाओं की कमी है, स्किल्ड युवाओं की कमी है। बात विचारणीय है, जो एशिया है ना, वो विश्व का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन लेके बैठा है। एशिया में ही पॉपुलेशन के साथ साथ सबसे ज्यादा जनसंख्या के साथ साथ युवाओं की आबादी भी ज्यादा है, और उन आबादी में हमारा भारत जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पहुंच गया है, और युवा आबादी सबसे ज्यादा है, युवा भारत के रूप में काउंट किया जा रहा है। तो जब हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ऐसे में हमें भारत में अलग अलग जगह जो स्किल्ड प्रोग्राम चालू करने होंगे। तो राज्य स्तर पर भी अलग अलग राज्य सरकार अपना प्रोग्राम चला रही है, भारत सरकार अपना चला रही है। तो राज्य स्तर पर जब चलाया, तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी ग्लोबल स्किल प्रोग्राम चलाने के लिए एक प्रस्ताव विदेश मंत्रालय को भेजा, और विदेश मंत्रालय ने एडीबी के सामने रखवाया। जब वहां रखा संयुक्त रूप से, तो विदेश मंत्रालय से सपोर्ट मिला, और मध्य प्रदेश के भी प्रतिनिधि गए, और एडीबी ने भी अप्रूवल दिया उस प्रोजेक्ट को, और कहा कि इसको आप डेवलप करिए, ताकि आप उन युवाओं को, जो आने वाली पीढ़ी है, वह स्किल्ड बने, ताकि समूचे विश्व के लिए जो भारत के युवा हैं वो काम आ सके। वो यहां से स्किल्ड होगा तो उनको भी पैसा मिलेगा, उनको काम भी मिलेगा, उनकी पर कैपिटल इनकम भी बढ़ेगी, और विश्व के जो ऐसे देश जहां युवाओं की आवश्यकता है काम के लिए, उनको काम के लिए जो कर्मचारी है वो मिल सके। ऐसा माध्यम निकाला, और उसके माध्यम से उसको डेवलप किया जा रहा है। इसके लिए एक संस्था का नाम भी रखना पड़ेगा, तो संस्था का नाम भोपाल में खोल रहे हैं, और उस संस्था का नाम रखा है, पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क।
इसको भूलिएगा मत, पूछा जाएगा। कहां पर है ये? भोपाल में है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 45। यूनिसेफ का भारत की शिक्षा में मुख्य जोर, फोकस किस क्षेत्र पर होता है? विश्वविद्यालय में अनुसंधान करना, प्रारंभिक बचपन देखभाल और स्कूल शिक्षा प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण करना, अंतरिक्ष विज्ञान शिक्षा, उच्च शिक्षा में जो फेलोशिप प्रोग्राम चल रहा है उच्च शिक्षा में, उनके लिए। तो यूनिसेफ का भारत में शिक्षा का मुख्य फोकस जो है वह प्रारंभिक बचपन देखभाल और स्कूली शिक्षा प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण करना मुख्य फोकस है, मुख्य टारगेटेड है। यूनिसेफ के द्वारा यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड द्वारा, जिसे यूनिसेफ शॉर्ट में हम कहते हैं, शिक्षा के मूलभूत स्तर पर कार्य करता है। यह प्रारंभिक बचपन की देखभाल और उनके शिक्षा के लिए गुणवत्ता और समावेशी स्कूली शिक्षा की बात करता है, और लड़कियों के लिए विशेषकर जेंडर इक्वलिटी की बात करके उनके लिए भी शिक्षा की बात करता है। उच्च शिक्षा या फेलोशिप जो कि यूजीसी के द्वारा विश्व बैंक के कार्य क्षेत्र में रह करके विश्व बैंक की मदद करता है और उसके साथ काम करता है, के बजाय बच्चों के बुनियादी विकास पर केंद्रित है, याद रखना। तो उच्च शिक्षा और फेलोशिप जो है ये यूजीसी के द्वारा चलाई जाती है और ये हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई है। सबसे नीचे अगर बात करें तो आपको यहां दिख रहा होगा अर्ली चाइल्डहुड जो केयर है उनकी बात करता है, छोटे बच्चों के लिए उनकी देखभाल करना, यूनिसेफ के प्रोग्राम चल रहा है फोकस। इसके बाद में है जो फाउंडेशन जो लिटरेसी है सभी के लिए एक जैसी उनकी एजुकेशन बढ़ावा दें, और स्ट्रॉन्ग स्कूल एजुकेशन सिस्टम हमें यह डेवलप करना है। ये जो आपको त्रिकोण दिखाई दे रहा है, त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसकी जो तीन भुजाएं अलग अलग डिवाइड की हुई है, यही यूनिसेफ के एरिया हैं, यहीं रह के वह कार्य करती है। यह हमने आपको पूरी तरीके से दे दिया है, अच्छे से आपको डिजाइन करके भी दिया है ताकि आप प्रॉपर कर पाए। इस क्लास के नोट्स आपको भैया हमारी जो स्मार्ट स्टडी अप्रोच का ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल और SS1 करके यानी कि सहायक कुल सचिव के लिए भी हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उस पर भी ढाल रहे हैं। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन परियोजना MPHEQIP में को किस संस्था द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त होती है? देखिए मध्य प्रदेश में ना सहायता ही मिलेगी। क्यों मिलेगी भाई? हमारे पास मार्केट तो है लेकिन जो कंपनीज हैं वो कम है, उतनी ज्यादा नहीं है जितनी होना चाहिए, जितनी मध्य प्रदेश की डिमांड है उतना नहीं है। तो कौन मदद कर रहा है? मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा की बात हो रही है, हायर एजुकेशन। एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूनेस्को या नीति आयोग, तो यहाँ आएगा विश्व बैंक, क्योंकि हमने एक बात देखी थी अभी, उच्च शिक्षा में कौन आएगा? विश्व बैंक आएगा, वर्ल्ड बैंक उठ करके आएगा। देखिए वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें, थोड़ी देर यहीं रहते हैं ऊपर, तो MPHEQIP मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, यह परियोजना जो है विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना चल रही है और मध्य प्रदेश में शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। विश्व बैंक जो है ना वह कल्याणकारी काम के लिए पैसा देती है और ये कल्याणकारी काम के नाम से ही पैसे निकाले जाते हैं। लक्ष्य क्या है? उच्च शिक्षा में छात्रों के नामांकन जो सकल नामांकन रेशो है, अनुपात है और परिणाम है, उनमें सुधार करना। यानी कि एडमिशन तो अच्छे हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट कम आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? इसमें सुधार करना। विशेष रूप से वंचित समूह जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनके लिए समान अवसर उपलब्ध कराना होता है। उच्च शिक्षण संस्थानों में शासन यानी गवर्नेंस और उत्कृष्टता को मजबूत करना इसका मूल लक्ष्य रखा गया है। अब बात करें MPHEQIP की, तो यह एक्सेस एंड जो क्वांटिटी है उसकी बात करेगा, क्वालिटी। इसके बाद में क्वालिटी की बात कर ले और आउटकम्स यानी कि कितने बच्चे आ रहे हैं और उसमें कितने क्वालिटीदार स्टूडेंट्स है, किसके अंदर कितना डेवलपमेंट उनकी बात करेगा, और सिस्टम गवर्नमेंट के कैसा है। ये तीन ऐसे पिलर हैं जिनको लेकर के वर्ल्ड बैंक शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए काम कर रही है। इन तीनों पिलर के लिए जो तीनों यहाँ लिख दिया मैंने आपको, तीनों ये लिखे हुए हैं, इन तीनों को इस तरीके से भी प्रेजेंट किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई, स्वयं पोर्टल भारत सरकार के किस पहल
से संबंधित हैं, तो स्वयं पोर्टल जो है छात्रवृत्ति से नहीं है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बिल्कुल मुक्स जो है यह उसी का है, फैकल्टी का नहीं, ऋण का नहीं है। विकल्प नंबर बी, मैसिव ओपन ऑनलाइन जो कोर्सेस हैं या मुक्स ऑनलाइन जो क्लासेस होती है स्वयं पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। बात करें स्वयं पोर्टल की तो यह देखिए स्वयं का भी फुल फॉर्म है, क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड, जो युवाओं के लिए शिक्षा का वेब पोर्टल, वेब के माध्यम से एक्टिव होकर के सक्रिय रूप से शिक्षा ग्रहण करना और उनमें लगातार इंप्रूवमेंट करने का सुझाव देने वाले ऐसे युवाओं के माइंडसेट को विकास करना है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया यह स्वदेशी आईटी प्लेटफॉर्म है। स्वदेशी मतलब भारत में ही डेवलप हुआ है, जो निशुल्क ऑनलाइन कोर्सेस प्रदान करता है। और यह किसके द्वारा चलाया जा रहा है? हमारे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके 3 आधार सिद्धांत हैं। वो 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहुंच, एक्सेस आसानी से हो, इक्विटी हो, निष्पक्षता हो, किसी के साथ इनइक्वलिटी ना हो रही हो, और क्वालिटी का विशेष ध्यान दिया जाए। पहुंच आसानी से हो, बच्चा स्टूडेंट आसानी से क्लास में कंटेंट तक क्लास देखना हो, ऑनलाइन कंटेंट मंगना हो, ई बुक देखना हो, कंटेंट को वेरिफिकेशन करना हो, ये प्रदान करे। निष्पक्षता यानी कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, सभी को एक जैसा कंटेंट मिले। और क्वालिटी, उस कंटेंट की क्वालिटी बनी हुई रहना चाहिए, इसकी बात करता है। अब बात करें हम जो 4 इसके क्वाड जो यानी क्वाड है, 4 स्वयं के 4 क्वाड है। कौन कौन से फंक्शन है वो 4? ई ट्यूटोरियल, जो ई वीडियोस, जैसे आप यूट्यूब पे हमारी क्लास देख रहे हैं वैसे ही जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भी ऐसा ही जो प्रोग्राम है वह चलाया जा रहा है। इसके बाद अगर हम देखें ई कंटेंट, आपको हम ये क्लास जो करवा रहे हैं इसके बाद में पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऐसे ही वहां उस वेबसाइट पे पीडीएफ मिल जाएगा। अब ये पीडीएफ आपको क्लास वाला है, लेकिन जो क्लास नोट्स हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर इनके पेड जो है वो भी अलग निकालूंगा। आप निस्संदेह अगर आप में से नहीं खरीद सकते तो आप ये क्लास और जो नोट्स दूंगा वो पढ़ लेंगे, तो आपको कोई किताब कई नोट्स खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जहां रिकमेंड होगी, जहां भी आवश्यकता लगी, वहां मैं पहले आपको कह दूंगा कि यहाँ आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, स्वयं मूल्यांकन, और आप खुद वहां पर मूल्यांकन कर पाएंगे आपका कि हाँ आपने कितना सही किया और कितना गलत। ऑनलाइन चर्चा का मंच और ऐसे बहुत सारे समूह जो कि आपके जैसे एजुकेटेड पर्सन वहां उपलब्ध होंगे, जिसके साथ आप डिस्कशन करने के लिए एक चैट बॉक्स बना हुआ जिसमें आप चैट कर पाएंगे। ये मैसेज करके आप वहां पर डिस्कशन भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मध्य प्रदेश का भोज मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह कहां पर है भैया? भोज मुक्त भोपाल में है। ठीक है, उज्जैन का एक विश्वविद्यालय का भी नाम बदला गया, उज्जैन में है वो, मध्य प्रदेश का। ये बहुत चर्चाओं में है, और इसी के अंतर्गत, इसी के गाइडलाइन में, इसी के मार्गदर्शन में एक एग्जाम की भी बात प्रक्रिया की प्रारंभ करने की बारी आ रही है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। भी सुनिए जरा, उज्जैन में कौन सा विश्वविद्यालय है? तो सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, सम्राट विक्रमादित्य सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय। ये जो नाम है ना, ये अभी नया रखा है, इसका पुराना नाम विद्यालय विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, ये इसका अभी नया नाम है। पुराना नाम क्या है इसका? पुराना नाम देख लीजिए भाई, पुराना नाम भी बहुत जरूरी है कि पूछता है पुराना नाम, क्योंकि आप जो है ना असिस्टेंट जो रजिस्टर बनने जा रहे हो, तो यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो अभी हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के साथ में क्या हलचल हुई, भारत मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, वो आपको होना चाहिए। तो ये वही है, सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय का पुराना नाम जो था वह था विक्रम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय इसका पुराना नाम था। क्या नाम था? विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, ये इसका पुराना नाम था। लेकिन अब इसका नया नाम क्या हो गया? सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन। एक बात याद रखना, जो अभी आप मध्य प्रदेश के सीएम है डॉक्टर मोहन यादव जी, वो उज्जैन दक्षिण विधानसभा से हैं, यहां से विधायक हैं। इन्होंने जो अपनी एजुकेशन, जितनी भी एजुकेशन की है, वह कहां से की? सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय से ही किया है।
याद रखना, भोपाल से बाहर जो डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री कार्यालय जो अपना ऑफिस बनाया ऑफिशियली भोपाल से बाहर, राजधानी से बाहर, तो वह बना रखा है उज्जैन में। कहाँ बना रखा है? और उज्जैन में बनाने का भी एक कारण है क्योंकि वह यहीं के मूल निवासी है। दूसरा, ये जो कैंपस है यूनिवर्सिटी का, इसी कैंपस में एक बिल्डिंग अलग निकाली हुई है और वहीं जो मुख्यमंत्री निवास बना हुआ है, जो आते हैं वो रहते भी वहां, प्रोग्राम भी होते हैं। तो ये याद रखना। ये इसका डिटेल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप खुद एक सचिव बनने जा रहे हैं, कुल सचिव बनने जा रहे हैं, सहायक कुल सचिव, तो आपको इसकी जानकारी होना चाहिए क्या क्या परिवर्तन यहाँ अभी हुआ है। और ये राजनीतिक केंद्र में है उज्जैन इस समय, तो उज्जैन की यूनिवर्सिटी के बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, इसको भूलिएगा मत उज्जैन के बारे में। भोपाल तो भोज मुक्त है, ये याद रखना। तो ये हेड क्वार्टर जो है भोपाल में, और इसके अलग अलग डिस्टेंस में एक अलग अलग पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी कोने में बैठा बच्चा, छोटे से गांव में बैठा बच्चा भी इसमें बैठ करके पढ़ाई कर सकता है। ध्यान देने वाली बात है, इसमें रेगुलर जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये मुक्त भोज मुक्त है, मतलब ये आपको वहां डेली क्लासेस नहीं जाना है बल्कि घर बैठ करके ओपन बुकली एग्जाम देना है। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1991 में की गई थी। इसका मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका उद्देश्य दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग, ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो ऐसे ग्रामीण महिलाएं, विशेषकर लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, जो ग्रामीण सेक्टर में रहती है और वे अपने गांव से 25-30 किलोमीटर दूर भी नहीं जा सकती, इतने दूर अगर कॉलेज तो वहां भी जाने में असमर्थ हैं, उन बच्चों के लिए भोज मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया ताकि वे घर रह करके अपनी पढ़ाई निरंतर रख सके, अपनी पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो, अपनी पढ़ाई को स्टॉप ना करें, एजुकेशन उनका पर्याप्त चलता रहे। दूरस्थ शिक्षा और मुक्त शिक्षा प्रणाली के माध्यम से उच्च शिक्षा का विस्तार करना, विशेष रूप से ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के छात्रों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसका नाम परमार वंश के महान राजा राजा भोज के नाम पर रखा गया है। यह बात भी आपको याद रख लेनी है। ये हेड क्वार्टर है भोपाल में है, इसको याद रखना। यह आपको भोज मुक्त के बारे में। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है ज्ञान दर्शन। आइए आइए, ज्ञान दर्शन। अरे दर्शन कर लिए, भाग्य बहुत है, बहुत भाग्य खुल गए, बाबा महाकाल का दर्शन कर लिया, आप यूनिवर्सिटी हो गए, विक्रमादित्य जी का दर्शन कर लिए, भगवान भोज से भी मिल लिए, यानी कि राजा भोज जी से मिल लिए हैं। अब हमें बात करनी है ज्ञान की, तो ज्ञान मिल गया है तो ज्ञान की बात कर लेंगे। ये ज्ञान आपको कहां से मिला? तो ये ज्ञान टीवी चैनल, मतलब आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। कहां पर? SSA, स्मार्ट स्टडी अप्रोच। और SSA का एक और फुल फॉर्म है, याद कर लीजिए, आएगा एग्जाम में 100% आएगा। सर्व सर्व शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। तो ये तो भारत सरकार का अभियान है। किसका है? भारत सरकार का। भारत सरकार का, भारत सरकार के द्वारा चलाया हुआ प्रोग्राम है और यह स्कूली शिक्षा में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए चलाई हुई है सर्व शिक्षा अभियान। आपने सरकारी स्कूलों की किताबों में देखा होगा, किताब के ऊपर एक साइड में, जैसे मान लीजिए किताब है, ये किताब है, ये किताब के पेज ऐसे ले लेता हूं मैं, ये किताब है, और इस किताब में आपके सामने यहाँ पेज पर इस जगह लिखा रहता है निःशुल्क वितरण, और निःशुल्क वितरण की गई, और वहां लिखा होगा सर्व शिक्षा अभियान, या शुरुआत में लिखा होगा एक पेज पे, तो पेंसिल बनी हुई है, एक गुड्डा इधर बना है, एक गुड्डा इधर बना हुआ है, वही वाली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, उसी की बात कर रहा हूं। तो वह जो है आपका SSA सर्व शिक्षा अभियान, ये महत्वपूर्ण है निःशुल्क शिक्षा के लिए, और हम भी निःशुल्क शिक्षा ही चला रहे हैं। स्मार्ट स्टडी अप्रोच, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है, इसकी अप्रोच के साथ एक ऐसा अभियान चलाएं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके सिमिलर हैं, याद रखना है ना। चलिए, तो यहाँ पर ज्ञान दर्शन की जो बात करेगा, एक शैक्षिक टीवी चैनल है जो इग्नू के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के माध्यम से, उसके सहयोग से चलाया जा रहा है। देखिए थोड़ी देर में, यहां ज्ञान दर्शन, यह 24 घंटे प्रसारण करने वाला एक शैक्षिक टीवी टेलीविजन चैनल है, एजुकेशनल टीवी चैनल। साझेदारी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन,
प्रसार भारती जो कि दूरदर्शन का जो काम करता है उसका, और इग्नू का एक संयुक्त प्रयास है जो कि वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया था। तो ज्ञान दर्शन जो प्रोग्राम है वह क्या है भैया, ज्ञान का दर्शन कीजिए, इसलिए चलाया गया। किस किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, क्यों ज्ञान के बाद शिक्षा मंत्रालय करेगा। और अब आपको दर्शन कराने, क्या कराने, दर्शन। तो दर्शन किस वजह से, दूरदर्शन। दूरदर्शन किसका प्रोग्राम है, ज्ञान जो प्रसार भारती है उसका प्रोग्राम है दूरदर्शन, तो वो आएगा। अब भाई पढ़ाने के लिए टीचर कहाँ मिलेंगे, तो ओपन खुली यूनिवर्सिटी कौन सी है, इग्नू है। तो इग्नू के पास ऐसे टीचर है जो बिना स्टूडेंट की उपस्थिति में भी पढ़ा सकते हैं, तो क्या करेगा, इग्नू को लेकर आएगा, तो उनके टीचर को उठा लेगा। ऐसे मिलाकर तीनों ही मिलकर के इसके काम करते हैं। अब हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञान दर्शन के साथ साथ में इसके जैसा और भी बिंदु है जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ज्ञान दर्शन क्या है, टेलीविजन चैनल है, शैक्षिक टेलीविजन चैनल, टेलीविजन यानी कि टीवी पे देखा जा सकता है। ज्ञानवाणी, वाणी यानी कि केवल आवाज आएगी, और जहां आवाज आए वो क्या है, रेडियो है। नमस्कार, आप सुबह का समाचार सुन रहे हैं एफएम के इस वाले नंबर पर, तो ये जो आता है रेडियो पर सुबह सुबह। हालांकि ना आजकल के युवा है वह रेडियो नहीं सुनते हैं, गाने सुनते हैं, है ना, गालियां सुनते हैं, यूट्यूब पर सुनते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, वो एफएम पर ज्ञानवाणी नहीं सुनेंगे। खैर, आप तो पढ़ने वाले हैं, आप शैक्षिक है, समझदार है, तो आप शैक्षिक एफएम रेडियो का नेटवर्क भी सुनेंगे जरूर। तो ये रेडियो, किस किस के घर में रेडियो उपस्थित है भाई, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, है ना। अगला है ज्ञान कोश। ज्ञान कोश यानी कि कोश का मतलब क्या है, भंडार हो, भरा हुआ, और ज्ञान यानी कि एजुकेशन की बात करेगा, ज्ञान का भंडार। और ज्ञान का भंडार की बात कर रहे हैं, अभी दर्शन भी हमने शैक्षिक ऑनलाइन प्रोवाइड किया, वाणी भी ऑनलाइन प्रोवाइड की, तो ज्ञान कोश भी ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे। तो ज्ञान कोश जो है वह ई लर्निंग डिजिटल रिपोजिटरी है, यानी कि वहां पर बहुत सारे अलग अलग टीचर्स के द्वारा अपने सुझाव दिए हुए नोट्स वगैरह क्लासेस के रखे हुए हैं, आप उनसे वार्तालाप कर सकते हैं और उनसे आप अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़े, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने 50वां क्या कह रहा, किसी विश्वविद्यालय के लिए, किसी विश्वविद्यालय के अकादमिक मामलों, पाठ्यक्रम, निर्माण, परीक्षा, नियम आदि की सर्वोच्च संस्था कौन सी थी, कौन सी होती है, कार्य परिषद होती है क्या। अच्छा, बात बोली मैंने कौन सी, अकादमिक। अकादमिक बोले तो परीक्षा करवाना, पाठ्यक्रम का निर्धारण करना, रिजल्ट जारी करवाना, इनके बारे में किसकी बात बोलती, विद्या परिषद। विद्या परिषद की बात की थी हमने, किसकी बात की थी, विद्या परिषद की। तो विद्या परिषद आएगा, विद्या परिषद आएगा। वित्त समिति तो कार्य, जो कार्य परिषद है इसके अंतर्गत आएगी, ठीक है ना। और कार्यकारी, जो कार्य परिषद और कार्यकारी समिति को देखती है, कार्यकारी यानी किस तरीके से मैनेज हो रहा है उसका देखती है। देखिए आपके सामने यह मैंने सब कुछ रख रखा है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप विद्या परिषद, विद्या परिषद में अगर देखें तो अकादमिक मामलों की सर्वोच्च संस्था जिसमें पाठ्यक्रम और परीक्षा का मूल्यांकन करना। कार्य परिषद की अगर बात करें तो यह सर्वोच्च कार्यकारी संस्था है, कार्यकारी संस्था कार्य परिषद है, सबसे बड़ी है विद्यालय की। और वित्तीय समिति जो कि पैसों का मामला देखती है, वित्तीय नियंत्रण इसके हाथ में होता है, यह बात याद रखना। नोट, विश्वविद्यालय में अगर आप देखेंगे, विश्वविद्यालय में तो यहां मिलेगा आपको विश्वविद्यालय अधिनियमों के तहत विद्या परिषद अकादमिक नियमों मानकों का बनाए रखने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है, उसका निर्धारण वही करती है। एक बार पूरा देख लीजिए, देख रहा है ले लीजिए स्क्रीनशॉट, पीडीएफ मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बहुत मजेदार और एग्जाम में आउटस्टैंडर, हर पेपर में निश्चित रूप से छपने वाला प्रश्न। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, प्रोफेसर वीडी सिंह, मौलाना अबुल कलाम आजाद। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष, यूजीसी के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा गया है। शांति स्वरूप भटनागर जो हैं ये पहले अध्यक्ष बनते हैं यूजीसी के। हमने यूजीसी के बारे में पढ़ा था, जाना था। यूजीसी की स्थापना की बात आती है
तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन करने का श्रेय जाता है। इसको गठन करने के लिए 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इसका गठन का प्रस्ताव रखा, एक बॉडी के रूप में काम करने के लिए तैयार हुई। अभी ये यूजीसी वैधानिक संस्था नहीं बनी है, अभी केवल औपचारिक रूप से सामने आ रही है, संस्था के रूप में डेवलप करने का प्रक्रिया चल रही है। 1953 आता है और इसे औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन कर देते हैं। ये जो संगठन बनाया जा रहा है ना, इसका गठन कर रहे हैं ना, इसको औपचारिक रूप से उद्घाटन भी तो करना पड़ेगा। तो जब ये 5 साल बाद, लगभग 5 साल का समय लेती है और 1953 को 1953 में मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, यूजीसी का औपचारिक उद्घाटन कर दिया है, क्योंकि उच्च शिक्षा मंत्री यही थे, इनके द्वारा इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। यानी कि अब यूजीसी एक संस्था के रूप में आ चुकी है। अभी संस्था के रूप में आई है, अभी इसे वैधानिक संविधान में नियम के माध्यम से इसको अभी मान्यता नहीं मिली। इसके बाद में समय आता है 1956 से पहले और 1953 से बाद में और 1956 से पहले, यानी कि 1954 और 55 की बात आती है। उसी समय एक बात सामने आती है कि भाई अब ये जो संस्था हमने उद्घाटन किया ना, इसका कोई अध्यक्ष वगैरह होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। संसद में इस बात पर सहमति बनी, तो अध्यक्ष किसे बनाया जाए, तो एक ऐसा व्यक्ति सामने दिखा जिसका नाम था शांति स्वरूप। शांति से बात करता है, कौन है, भटनागर, भटकता नहीं है, उसको हम क्या करें, अध्यक्ष बना दें। तब शांति स्वरूप भटनागर को यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। इसके बाद 1956 में यूजीसी अधिनियम आता है और उसे वैधानिक दर्जा मिल ही जाता है। देखिए, इसके बाद है भटनागर, एक प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्हें CSIR की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। जैसे ही यूजीसी के अध्यक्ष बनते हैं, कुछ समय बीतता है और कहते हैं भाई देखो, मैं अध्यक्ष हूं, मैं शांति से बात करता हूं, लेकिन शांति में मैं आपको एक बात और कह देता हूं। वो क्या है कि भाई शांति से आप सभी मानिए, और एक जैसे यूजीसी है वो सारी शिक्षा की बात तो करता है, लेकिन जो साइंस के सेक्टर में एजुकेशन होती है, विशेषकर टेक्नोलॉजी में, चिकित्सा में, इंजीनियरिंग में, उनके लिए काम करने वालों के एक अलग यूजीसी के अंदर ही एक अलग और संस्था बना दी जाए, जो इसका केवल सेपरेट होकर के इसका काम देखे। एक अध्यक्ष है तो इसकी बात की वैल्यू होगी, भारत सरकार ने अप्रूव किया और इनकी बात को मान करके एक नए एक संगठन के रूप में एक जो CSIR नामक एक अलग आयोग बनता है, वह यूजीसी के अंदर ही है, उसके अंदर ही काम करता है। इसके रिकमेंड पर ही CSIR नामक एक संस्था बनती है, तो उसका श्रेय किसे जाता है, शांति स्वरूप भटनागर को ही जाता है। अगला प्रश्न है, नेक राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की स्थापना किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश पर की गई थी? NPE 1968, NPE न्यू पॉलिसी एजुकेशन इस तरीके से 1986, POA 1992 और NEP 2020। तो यह 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी हमारी, उससे ही यह निकल करके आया था। 1986 की एजुकेशन में यह बात निकल कर आई थी कि नेक यूजीसी के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करती है। याद रखना, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी हमारी, गुणवत्ता, आश्वासन और जवाबदेही पर जोर देने के लिए नेक की स्थापना का बात की गई थी, और 1986 में बात की गई, और 1994 में इसका गठन होता है। किसका? नेक का। नेक का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में। कहां पर है नेक का मुख्यालय? बेंगलुरु में है। जबकि ये जो कार्य करता है, ये उच्च शिक्षा के संस्थानों का मूल्यांकन करता है, उनको रैंकिंग देता है, ये काम इसी का होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों की नेटवर्किंग और ये संसाधन प्रदान करने के लिए स्थापित अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर कौन सा है? तो इनमें से आपको इंटर से ही दिख रहा है विकल्प नंबर ए में क्लियरली, जो इन फ्लिपनेट करके जो बनाया हुआ है यही है। इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इंफॉर्मेशन का इन आ गया, इन एफ, INF से इंफॉर्मेशन बनेगा, LI से बनेगा, LIB से लाइब्रेरी बनेगा, और NET से बनेगा नेटवर्क।
इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। किसकी स्थापना भाई? जो इनफ्लिप नेट जो है इसकी स्थापना 1991 में, 1991 में। शोध गंगा ये क्या है? पीएचडी थीसिस जो रिपोजिटरी है इसके बारे में। ये कहां पर है? ये सभी इसी का है, गांधीनगर में इसका मुख्यालय। किसका? इनफ्लिप्ड का मुख्यालय कहां पर है? गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर में। और यहां से 3 प्रोजेक्ट इसके चल रहे हैं। एक तो शोध गंगा चल रहा है, एक जो सोल चल रहा है यानी कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट, और एक ई शोध सिंधु। ये शोध गंगा पीएचडी के लिए है, और ई शोध सिंधु जो है यह ई जर्नल्स का तक पहुंच, यानी कि ऑनलाइन जो जर्नलिस्ट जो अपने प्रोजेक्ट, अपने थीसिस को प्रकाशित करते हैं उनके कंटेंट तक पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराता है। जिन जिन ने अभी तक थीसिस लिखी है उनके कंटेंट को यूजीसी ऑनलाइन कर देता है, और ये यूजीसी जो ऑनलाइन करता है उसके एक वेबसाइट बनाई हुई है, वो यही है, उसी के अंडर में रहता है। तो यहाँ से आप वो जाकर के रीड कर सकते हैं, इसलिए यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है विद्यार्थियों को। ठीक है, बढ़े आगे बढ़ते हैं। यूजीसी के भारत भर में कितने क्षेत्रीय रीजनल ऑफिस स्थित हैं? 4, 5, 6, 7। तो ये मिलेंगे आपको 6। कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 6। तो इन कार्यालयों का मुख्य उद्देश्य देश भर में अनुदान वितरण का विकेंद्रीकरण होना, एक जगह केंद्रित नहीं होकर के अलग अलग जगह से इसका मैनेजमेंट देखा जाता है। मेन जो मुख्यालय है वह जो मुख्य मुख्यालय आपको दिल्ली में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? नई दिल्ली मिला, नई दिल्ली। ठीक है, मुख्य मुख्यालय तो कहां मिल जाएगा? नई दिल्ली में रहेगा। लेकिन इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की अगर बात करें तो क्षेत्रीय कार्यालय में गुवाहाटी जो कि नॉर्थ ईस्ट के लिए हो जाएगा, कोलकाता पूर्व के लिए हो जाएगा, जो मध्य के लिए भोपाल का हो जाएगा, दक्षिण भारत में जो पुणे है एक तो जो कि महाराष्ट्र में है, हैदराबाद में है, इसके बाद में बेंगलुरु में भी इसका मुख्यालय है। तो कुल मिलाकर के ये टोटल जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ये 6 क्षेत्रीय अलग अलग इसके कार्यालय हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, नेक के नए ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार किसी संस्था को दिया जाने वाला सर्वोच्च ग्रेड कौन सा है? तो सर्वोच्च जो है वह कौन सा होगा? आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग होगा। सॉरी, ए प्लस प्लस है, ए प्लस प्लस है, ओ हटा दिया, पहले ओ था लेकिन उसको हटा करके ए प्लस प्लस रखा। हाईएस्ट मतलब ए प्लस प्लस है। देखिए पहले जो था ना, यहाँ क्या बोला हमने? नए सिस्टम का। अच्छा, यहाँ नया सिस्टम में पूछा है। पुराने में क्या था? पुराने में ओ भी था, ए प्लस प्लस उसमें नहीं था, तो अब ए प्लस प्लस नया बना लिया गया। ए प्लस तक था तो ए प्लस प्लस जो है वो सबसे हाईएस्ट बना लिया है ना, ये पुराना है। आगे की तरफ देखते हैं। अगर यहां देखें CGPA ग्रेड और स्टेटस, जो आपकी मार्कशीट है उसमें भी आप देखिएगा, उसमें भी इस तरीके की रैंकिंग आपको रहेगी। वैसे ये रैंकिंग भी ऐसे ही करता है। तो CGPA 3.51 से 4 अगर है तो वह ए प्लस प्लस आएगा, यानी कि जो एग्रीडेट नंबर रहेगा आपका स्टेटस में लिखा रहेगा एग्रीग्रेट। इसके बाद में CGPA में अगर देखें 3.26 से लगा करके 26 से 3.50 यानी कि 50 हो तो ये ए प्लस में काउंट होगा, और 3.01 से लगा करके 3.25 है तो वह ए में काउंट होगा। और CGPA जो कि आपको कम रहे 1.50 से भी अगर कम हो तो वह डी में आएगा, और ये नोट जो एग्रीडेट यानी कि आप पास नहीं, एक तरीके से फेल है, उस श्रेणी में आ जाएंगे। यहां पर आपके सामने नेक का मूल्यांकन 7 मंददी यानी कि ग्रेडेड एरिया है, जिसके 4 पॉइंट आपको दिया जाता है। पॉइंट स्केल पर इसको नापा जाता है, 4 मैक्सिमम 4 है, 1 से लगा करके 4 तक इसका मूल्यांकन होता है स्केल में। तो ये 4 अधिकतम अंक मिलेगा उसकी बात की जाती है। इसके 7 लेयर है ना। अगला प्रश्न है 56, लगाइए, जल्दी लगाइए भाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में उच्च शिक्षा के सभी विनियामक निकायों, मेडिकल और लीगल को छोड़कर को
मिलाकर किस एकल संस्था सिंगल रेगुलेटरी जो की स्थापना का प्रस्ताव है? यानी कि एक सिंगल खिड़की के रूप में एक खिड़की की जो प्रोजेक्ट हमारी वर्तमान सरकार का चल रहा है कि सभी काम एक ही जगह हो, उसी के अंतर्गत एनईपी 2020 में भी उच्च शिक्षा के लिए एक एकल संस्था बनाने की बात की है, मेडिकल के लिए भी और लीगल को छोड़कर के, इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी के लिए एक संस्था हो। उसका क्या नाम है? राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद NHERC, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग NEC, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद HEGC। तो यहां मिलेगा विकल्प नंबर बी एकदम करेक्ट, बिल्कुल HECI। देखिए अभी तक आपने यूजीसी की इन सभी की बात की, वे सभी कहीं ना कहीं इसके अंडर आएगी, इसके अंतर्गत रहेंगे। तो इसमें सबसे हाईएस्ट आयोग बनाने की बात चल रही है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसमें आपका विनियमन का कार्य देखेगा NHERC, प्रत्यायन यानी कि मूल्यांकन का काम जो अभी नेक देखता है उसका काम देखेगा NAC, और वित्त पोषण का काम देखेगी HEGC, और मानक का जो निर्धारण है वह GEC करेगा। कहीं ना कहीं जो अभी संस्था है ना उन्हीं के नाम परिवर्तित करके उनको इसके अंडर में ला दिया जाएगा। इतना सा परिवर्तन होगा, ज्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, केवल नाम जरूर चेंज होगा इनका, ये ध्यान रखना। क्योंकि ये 4 पिलर जो बनेंगे ना वह HECI के ये 4 स्तंभ होंगे जिसके ऊपर ये टीका होगा, जिसके ऊपर ये छत होगी। अगर इसमें से एक स्तंभ लुढ़कता है तो ये छत बिगड़ जाएगी। चिकित्सा और कानूनी शिक्षा इसमें शामिल नहीं की गई है। शिक्षा, कानूनी शिक्षा बोले तो जो वकील वकालत का कोर्स करेंगे उनकी बात बाहर रखेंगे, और जो चिकित्सा के लिए यानी कि डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके भी बाहर रखेंगे। HECI का उद्देश्य हल्का लेकिन कड़ा, हल्का लेकिन कड़ा यानी कि दिखने में हल्का होगा लेकिन जो नियम है वो कड़ाई से पालन करवाने के लिए विनियमन करने का, स्थापित करने का एक प्रस्ताव है। यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिए। SSA लिखा हुआ है, जो लोगो दिख रहा है ये जो हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए बनाया हुआ चैनल है, इसके ऊपर आपको सारे नोट्स मिलते चले जाएंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 57, जिसकी बात करेंगे हम। क्या कह रहा है? विशाखा दिशा निर्देश किस विषय से संबंधित है? विशाखा दिशा निर्देश बाल और चर्म रोकथाम, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकना, जेल सुधार और रैंकिंग। तो कहा आएगा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से रोकथाम के लिए बात करेगा। और कार्यस्थल यानी कि आप भी एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार रहेंगे, कार्यस्थल पर आप भी काम करेंगे, आपके अंडर में बहुत सारे फीमेल स्टाफ भी काम करेंगे, तो उनके लिए आपको सद्भाव रहना है, उनका ध्यान रखना है कि उनके साथ किसी प्रकार को ज्यादती ना हो। इसलिए आपको ज्ञान होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा करता तो किस कानून के तहत उल्लंघन माना जाएगा और क्या गाइडलाइन है, क्या बोला गया है, वो याद होना चाहिए। तो विशाखा गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मामला था 1997 में, उसमें कहा है, और उसी के आधार पर भारत सरकार ने 2013 में एक एक्ट पारित किया जिसका नाम है पॉक्सो एक्ट, जो से पॉक्सो अलग है और पुश अलग है, पोश अलग है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का ऐतिहासिक मामला दिया था। जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए थे, जो गाइडलाइन दी थी, उन्हीं गाइडलाइन को उठा करके संसद के में कानून बना दिया गया, नियम बना करके इसको एक्ट के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, उनमें कोई हेरफेर नहीं किया गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यौन उत्पीड़न से रक्षा करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। कानूनी सहायता में अगर देखा जाए तो यहाँ पर उस समय कोई स्पष्ट कानून नहीं हुआ करता था। इन दिशा निर्देशों ने तब तक कानून का काम किया जब तक 2013 तक इसे लागू नहीं किया गया, पोस्ट एक्ट को। अगला प्रश्न आपके सामने है 58वां। क्या कह रहा है भाई? कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? कार्यस्थल पर तो अभी हमने बात की 2013 में उसे पारित किया गया है, 2013 में पारित किया गया।
भारत की संसद द्वारा इसे 2013 में पारित किया, लेकिन विशाखा दिशा निर्देशों को ठोस वैधानिक ढांचा प्रदान हुआ था 1997 में। सुप्रीम कोर्ट ने इसे पहले ही गाइडलाइन के रूप में कंपलसरी कर दिया था, तब भारत सरकार ने यह कानून के रूप में इसको बदला। इसके 3 पिलर हैं। सबसे महत्वपूर्ण पिलर है रोकथाम। कैसे? सुरक्षित कार्य का माहौल, वातावरण ऐसा बनाना कि वहां जेंडर इनइक्वलिटी ना हो, मेल फीमेल एक जैसा माहौल क्रिएट रहे ताकि वो अच्छे से काम कर सके। निषेध, यौन उत्पीड़न की घटनाओं को सख्त रूप से वर्जित करना। अगर किसी के साथ यौन उत्पीड़न कर रहा है कोई, उसका मान लीजिए कोई आप जूनियर पोस्ट पर महिला कार्य कर रही है और आप सीनियर पोस्ट पर बैठे, तो आप उसका यौन उत्पीड़न ना करें, इसके लिए भी हो रहा है। और निवारण, यदि ऐसी शिकायत आती है, होने पर त्वरित और न्यायपूर्ण समाधान उपलब्ध कराना, तत्काल प्रभाव से उस व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्यवाही करना, इसकी बात की जाती है। लेकिन याद रहे, ये कार्यवाही करने से पहले आपको ये देखना है कि जो शिकायत है वह सही है ना चाहिए, गलत ना हो। आज के समय में गलत भी बहुत सारी आती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है 58 क्या कह रहा है? पोष अधिनियम के तहत प्रत्येक उस संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी बनाना अनिवार्य है। यह आंतरिक 2 बार आई है, 1 बार हटा दीजिए इसको। जो आंतरिक शिकायत समिति है, इसको बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। जितने भी संस्थान है उन सभी संस्थान में एक आईसीसी हो गई होगा। आईसीसी यानी कि आंतरिक शिकायत समिति, जहां कर्मचारियों की संख्या कम से कम कितनी हो? 5, 10, 20, 50। तो यहां पर कम से कम जो है 10 होना अनिवार्य। कितने होना अनिवार्य? 10 जनसंख्या, मतलब उसमें संख्या होना ही चाहिए। धारा 4 कहती है इस अधिनियम की कि 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले किसी भी संगठन में आंतरिक शिकायत समिति का होना अनिवार्य है। किसमें? संगठन में कम से कम कर्मचारियों की संख्या कितनी हो? 10 हो। अगर 10 है तो उसमें आपको आईसीसी का गठन करना होगा। अगर इनसे कम है तो नहीं करने की आवश्यकता है, लेकिन इससे ज्यादा या कम से कम 10 है तो करना ही है। असंगठित क्षेत्र या 10 से कम कर्मचारी वाले संगठन, ऐसे मामलों के लिए जिला स्तर पर एलसीसी का गठन किया जाता है, वह इसको दिखता है। जो लोकल स्तर पर कमेटी होती है वह इसका मामला देखेगी। फिर समिति आईसीसी जो कि आंतरिक होती है, यह संस्था या कार्यालय के स्तर पर काम करेगा, गठन वहां पर किया जाएगा। और अनिवार्य शर्त क्या है? कम से कम 10 या उससे अधिक कर्मचारियों का एक संगठन होना चाहिए। यदि इससे कम है या कर्मचारी में छोटा है, नियोक्ता के खिलाफ कोई शिकायत आती है, छोटी कंपनी है, तो उसके लिए जिला स्तर पर एक ये होगा, जिला स्तर पर एलसीसी रहती है, स्थानीय स्तर पर उसमें जाकर के आप क्या कर सकते हैं? शिकायत दाखिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष आता है। आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी की पीठासीन अधिकारी जो है कौन होनी चाहिए? किसे होना चाहिए? संस्थान का प्रमुख, संस्थान की कोई भी महिला, संस्थान में कार्यरत कोई वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी या पुलिस अधिकारी, किसे होना चाहिए? तो संस्थान में कार्यरत कोई वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी जो है वह आंतरिक शिकायत समिति की पीठासीन अधिकारी होगी। यह बात इसमें कही गई है। देखिए, पीठासीन अधिकारी के तौर पर संस्थान की ही वरिष्ठ महिला कर्मचारी होनी चाहिए, कोई बाहर की नहीं। अनिवार्य शर्त है कि समिति में कुल सदस्यों में से कम आधी आबादी यानी कि 50% महिलाएं होनी चाहिए। क्योंकि आप ये जो निर्णय लेने वाले, इसमें भी तो महिलाएं होगी, महिलाओं के विपक्ष में ही, यानी कि महिलाएं ही अपनी याचिका लेकर आएंगे यहाँ पर, ताकि निष्पक्षता और संवेदनशीलता बनी रहे, इसका निराकरण ध्यान से किया जाए। आईसीसी की अगर बात करें तो इसके संरचना पीठासीन अधिकारी वरिष्ठ महिला कर्मचारी होने चाहिए, जिसमें 50% महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य है, कंपलसरी है। मान लीजिए 10 मेंबर हैं तो 10 में से 5 तो महिलाएं होना ही चाहिए। 2 कर्मचारी सदस्य महिलाओं के मुद्दों के प्रति प्रतिबद्ध होंगे और 2 कर्मचारी सदस्य महिलाओं के मुद्दों के प्रति प्रतिबद्ध हो सकते हैं। 2-2 का रेशियो बन सकता है, उनके सदस्य के प्रति हो सकते हैं, और जो महिलाओं के प्रति हो या महिला के खिलाफ जो केस आया उसके, मान लीजिए महिला ने अगर केस किया है तो उसके अगेंस्ट में जो जिसके ऊपर किया है उसकी भी सुनना चाहिए और महिला की भी, दोनों के
सुनवाई करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। और एक बाहरी सदस्य जो कि एनजीओ का सदस्य कानूनी जानकार होना बहुत जरूरी है, जो नियमों को जानता हो। वो व्यक्ति भी इसमें हो तो चाहे वो एनजीओ से आ जाए या किसी कानूनी सलाहकार को बिठा ले। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, वह 61वां उच्च शिक्षण संस्थानों में रैंकिंग जो होती है उसे रोकने के लिए यूजीसी ने किस समिति की सिफारिशों पर दिशा निर्देश दिया। जो बड़े बच्चे हैं वह छात्रावास में छोटे बच्चों को प्रताड़ित करते हैं कॉलेजेस में, या जो डिपार्टमेंट का एक पूरा क्लासेस के बाहर भी, क्लासरूम के बाहर भी उनको प्रताड़ित करते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए गाइडलाइन जारी की हुई है उनके बारे में। तो इसके दिशा निर्देश किस समिति के सिफारिश पर बनाए थे? कोठारी समिति, राघवन समिति, TSR सुब्रमण्यम समिति या कस्तूरी रंगन समिति? तो राघवन समिति जो है उनके कहने पर यह बनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर उच्च शिक्षण संस्थानों में रैंकिंग के कारणों का पता लगाने के लिए इसी समिति की 2007 की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर यूजीसी ने सख्त एंटी रैंकिंग दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं। और इसमें जो जारी किया है गठन वर्ष राघवन समिति का वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इसका गठन किया जाता है। और इसके अध्यक्ष डॉक्टर RK राघवन थे, जो कि CBI के पूर्व निदेशक रह चुके थे। इन्होंने रैंकिंग रोकथाम के सख्त उपायों का सुझाव दिया और उन्हें ही यूजीसी ने दिशा निर्देश बना करके जारी कर रखे हैं। अगला प्रश्न है, यूजीसी एंटी रैंकिंग रेगुलेशंस किस वर्ष में लागू किया गया था? 2005, 2009, 2017, 12 और 2016। तो 2009 जो है वह क्या बनेगा? राइट बनेगा। क्यों? क्योंकि यह बनकर जब आया तो उसके बाद ये नियम बनेगा। तो यूजीसी रेगुलेशन ऑन, इनके बारे में जो कानून बनाया गया, ये जो रेगुलेशन आया था इसे 2009 में लागू किया गया। जीरो टॉलरेंस की नीति को यहाँ पर अपनाया गया, जिसमें रैंकिंग के खिलाफ शून्य सहनशीलता अपनानी है। शपथ पत्र एफिडेविट बनाया जाएगा, जिसमें प्रवेश के समय छात्र और अभिभावक दोनों का अनिवार्य हल्फनामा होगा, सिग्नेचर का स्वीकार करेंगे। कठोर सजा का प्रावधान, दोषी पाए जाने पर यदि दोषी करार होता है तो उसे निष्कासन या FIR या छात्रवृत्ति रोकना सारे पावर दिए गए हैं और उसको निकाला जा सकता है। कठोर प्रावधान है। ये तीनों प्रावधान आपको याद रखने, पूछे जा सकते हैं, इतना जरूर याद रखना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एंटी रैंकिंग टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये सारे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2022 में CM हेल्पलाइन के जो नंबर है वो क्या है, वो पूछ लिया था। 181 वो पूछ लिया। CM हेल्पलाइन का गठन कब किया गया? तो 2014 में किया गया। 2014 में भी कब? 31 जुलाई, ऑफिशियल वेबसाइट पर है ना, जुलाई। इसका मैं अलग से एक वीडियो बना के दूंगा, आपको सुन लीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आएगा, इस CM हेल्पलाइन से फिर से आएगा प्रश्न। तो यहाँ हेल्पलाइन नंबर हमसे पूछा गया है, तो क्या है भैया? 1800 180 55 22। बिल्कुल, विकल्प नंबर बी एकदम करेक्ट है, विकल्प बी सही है। ये 24 घंटे चालू रहता है, 24 घंटे और 7 दिन में कभी भी कॉल कर सकते हैं। काम करने वाली टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। इसका संचालन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गदर्शन में किया जाता है। छात्र पहचान गुप्त रखते हैं, उस छात्र की पहचान गुप्त रहेगी जो शिकायत करता है, जो सहायता के लिए आपको कॉल कर रहा है। प्राप्त कर सकते हैं, तुरंत सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह वेबसाइट भी है जहां आप हेल्पलाइन @ उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेल भी कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न है 64 वाला क्या कह रहा है, देखिए जरा। लोकपाल जो है किस संस्था सबसे पहले किस देश में स्थापित की गई थी? लोकपाल के लिए जो संस्था बनी थी वह सबसे पहले किस देश में बनी थी, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड। तो सबसे पहले आता है स्वीडन। कौन सा आता है? स्वीडन आता है, स्वीडन। स्वीडन में 1809 में इसे जो लोकपाल है नामक ये संस्था थी, जिसे ओम्बड्समैन के नाम से जाना जाता है। एक स्वीडिश शब्द है उससे निकला हुआ है, जिसका अर्थ है नागरिकों का प्रतिनिधि या शिकायत निवारक। आधुनिक लोकपाल संस्था की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 1809 में स्वीडन के
स्वीडन में प्रारंभ होती है और वहीं से ये आगे बढ़ती है। इसका उद्देश्य जो था वो क्या था भाई? इसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ नागरिकों की जो शिकायतों की जांच करना इसका मुख्य लक्ष्य था। यह स्वीडन का मैप दिख रहा है आपको, यूरोपीय कंट्री है जहां पर यह सबसे पहले स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है 65वां। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त शब्द का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? मोरारजी देसाई, एल.एम. सिंघवी, अन्ना हजारी और जवाहरलाल नेहरू। अन्ना हजारी ने तो 2014 में आंदोलन किया था लोकपाल और लोकायुक्त के लिए, लेकिन सबसे पहले शब्द जो है एल.एम. सिंघवी के द्वारा, इनकी समिति के द्वारा इसको दे दिया गया था, इस शब्द का सुझाव दिया था। और अन्ना हजारे ने तो इसके विरोध में आंदोलन किया और यह पूर्णतः बिल पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। भारत में लोकपाल केंद्र के लिए और लोकायुक्त राज्यों के लिए शब्द का सबसे पहले प्रयोग प्रख्यात न्यायविद और सांसद डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने 1963 में ही संसद में एक बहस के दौरान कर दिया गया था। बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1963 में अगर ये बात कही, तब से लगा करके हमें वर्ष 2014 तक इंतजार करना पड़ा। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रथम प्रशासनिक आयोग ने भी, जिसे फर्स्ट ARC कहते हैं हम, ने भी इनकी स्थापना की औपचारिक सिफारिश की गई थी। 1963 में एल.एम. सिंघवी के द्वारा नामकरण किया गया और 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश की गई और 2013 में लोकपाल अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, इसके बारे में वर्णन किया गया था। आगे बढ़ें, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये 2013 में बनता है, लोकपाल अधिनियम पारित होता है। इससे पहले ये जो 2013 में कानून आ रहा है, इससे पहले 2012-13 में बढ़ चढ़ करके जो अन्ना हजारे जी है, इन्होंने आंदोलन किया था और उस आंदोलन का परिणाम था कि 2013 में इस अधिनियम को पारित किया गया, बनाया गया। वो अलग बात है कि यह भी आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जो भ्रष्टाचार के निवारण के लिए आया था, वही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, वो अलग बात है। हम भारत में सब कुछ जायज है, तो भारत अद्भुत है, अलग है। यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षकों के वेतन विवाद को सुलझाना, छात्रों की शिकायत, प्रवेश फीस, शिक्षा परीक्षा आदि का निवारण करना। विकल्प नंबर बी एकदम करेक्ट और सही है। ध्यान से देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, यूजीसी के द्वारा अगर संस्था का लोकपाल का अगर गठन कर रहे हैं, बिठा रहे हैं, तो किसके लिए होगा? छात्रों के लिए, क्योंकि छात्रों के लिए छात्र हैं तो विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय है तो छात्र है, ऐसा नहीं है। छात्र है तो विश्वविद्यालय। अगर छात्र होंगे नहीं, एडमिशन लेंगे नहीं, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो विश्वविद्यालय कहां से होगा? तो उनका निवारण करना चाहिए। तो उनका निवारण के लिए जो लोकपाल का जो प्रावधान किया गया, उसकी नियुक्ति की गई। तो प्रत्येक विश्वविद्यालय को छात्रों की समस्या को सुलझाने के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना अनिवार्य किया गया है। यह प्रवेश में अनियमितता हो या अतिरिक्त फीस की मांग की जा रही हो, भेदभाव किया जा रहा हो, परीक्षा परिणामों में देरी हो रही हो, जैसी शिकायतों को आप कर सकते हैं। छात्र की शिकायत आएगी, संस्था की छात्र शिकायत निवारण समिति देखेगी और समाधान न होने पर विश्वविद्यालय लोकपाल के पास चली जाएगी रिपोर्ट। अगला प्रश्न है 67। विश्वविद्यालय के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? किसी भी राजनेता को? भाई किसी भी राजनेता को तो नहीं करेंगे। सेवानिवृत्त कुलपति या 10 वर्ष से अधिक अनुभव सेवानिवृत्त प्रोफेसर या पूर्व न्यायाधीश को किया जा सकता है। विकल्प नंबर बी एकदम करेक्ट और 100% सही जवाब है। ठीक है, तो यहां भी अगर हम देखें तो सेवानिवृत्त कुलपति हो सकता है, एक्स वाइस चांसलर, 10 वर्ष तक अनुभव वाले सेवानिवृत्त प्रोफेसर को रख सकते हैं। वर्तमान में प्रोफेसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा, बैटरी लो हो गई है लैपटॉप की। चलिए, इसके बाद अगर देखें, थोड़ा हैंग मारेगा शायद। पूर्व न्यायाधीश की बात कर ले, ये हो सकता है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। अगला प्रश्न आपके सामने 68वां है। विश्वविद्यालय लोकपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है?
2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी आयु हो दोनों में से पहले वो, 5 वर्ष, 65 वर्ष। तो यहाँ पर विकल्प नंबर जो आपके सामने बी दिखाई दे रहा है वह एकदम सही और करेक्ट है। थोड़ा हैंग मार रहा है शायद, है ना। चलिए तो हम यही रोक लेते हैं, 65 के बाद में फिर से क्लास कर लेंगे। अभी ये रोक लेते हैं, 2-3 प्रश्न जो बचे हैं वो अगले इसमें करेंगे। या दोनों में जो पहले है उसके लिए और उनका कार्यकाल के बारे में लोकपाल के निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है ताकि वह बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। इसके बारे में आपको पढ़ लेना थोड़ा। अगला प्रश्न जो आपके सामने है वह है 69 क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर 181 है। क्या है? 181 है। मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन का जो नंबर है 181 है। इसके बारे में फिर से डिस्कशन कर लेंगे हम आज की इस क्लास में। थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिए क्योंकि अभी शायद हैंग मार रहा है बहुत, क्योंकि लैपटॉप लगाया, चार्ज गर्म हो गया पूरा, इसलिए। गुड शासन का, गुड गवर्नेंस, सुशासन के रूप में मानी जाती है सीएम हेल्पलाइन। इसकी शुरुआत जो है 2014 31 जुलाई में की गई थी। याद रखना पुलिस हेल्पलाइन 100 है। अब तो हालांकि नहीं, इसको 112 जो है वह भी पुलिस हेल्पलाइन बन गई है। 112 जो है वह भी पुलिस हेल्पलाइन है। 108 एम्बुलेंस है। ये हमारे मध्य प्रदेश में हेल्पलाइन के रूप में काम करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न 70वां है आज की क्लास का। 70वां प्रश्न और कर ही लेते हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 में शिकायतों के समाधान के लिए कितने स्तर यानी कि लेवल की व्यवस्था होती है? तो कितने लेवल होते हैं? तो 4 लेवल होते हैं मेरे भाई। लेवल 1 और लेवल 4 होते हैं। इन चारों लेवल को ध्यान से देखिएगा तो इसमें सबसे लेवल 1 पे जो होगा वह आपका ब्लॉक या तहसील स्तर पर बैठा एक सीएम हेल्पलाइन का अधिकारी, जो कि कहाँ बैठा होगा? एसडीएम कार्यालय में बैठा होगा। वहां से एसडीएम उस किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करता है और वह इसको देखता है। इसके बाद में अगर वहां शिकायत का निवारण नहीं होता है तो आगे फॉरवर्ड होती है और वो जाती है लेवल 2 पर, जिसे जिला स्तरीय अधिकारी के पास जाता है, जिला कलेक्टर के पास पहुंचता है। वहां भी शिकायत का निवारण अगर नहीं हो तो संभागीय स्तर या विभागीय स्तर के प्रमुख के पास जाता है और वहां से शिकायत का निवारण करने का प्रयास करते हैं। अगर नहीं होता है, देखिए यहाँ थोड़ा हल्का, फिर यहाँ थोड़ा कलर चेंज हो रहा है, यहाँ थोड़ा और रेड की तरफ जा रहा है, यहाँ पूरा रेड में, यानी कि थोड़ा कलर चेंज होता जा रहा है, रेड की तरफ जा रहा है, यानी कि फिर हाई लेवल अथॉरिटी पास, राज्य का जो प्रमुख सचिव है उसके पास चली जाती है सीएम हेल्पलाइन का चौथा स्तर। और ये सबसे कठिन प्रक्रिया मानी जाती है अधिकारी के खिलाफ। जिस अधिकारी के खिलाफ ये शिकायत गई है उसके यहाँ पर अच्छे खासे पूछताछ होती है। आज की क्लास का हमने 70 एमसीक्यू करने का पूरा प्रयास किया। हालांकि नहीं, आज की क्लास थोड़ी हैंग मार रही है अभी लास्ट में। लास्ट के 2-3 प्रश्नों में दिक्कत आई है, मानता हूं। क्लास जो चार्जर की कमी, यानी कि आपके इसमें अभी मैंने चार्जर निकाला, थोड़ा अच्छा चलने लग जाएगी, थोड़ी इसलिए थोड़ी असुविधा, उसके लिए हमें खेद है। लास्ट के इन 5 प्रश्नों को मैं 3-4 प्रश्न में प्रॉब्लम आई, इनको भी और 5 और 2 यानी कि 65 से ही कंटिन्यू रख करके 100 तक की श्रृंखला में उसको कवर कर लेंगे। क्योंकि अभी हमें 35 प्रश्न में वैसे भी 30 प्रश्न हमारे पास बचे हैं, तो 5 इधर ऐड करके हम इनको पूरा ही एक साथ कर लेंगे। तो ये रहा हमारा आज का सेशन, जिसके लिए आप इसका पीडीएफ जो प्राप्त करना चाहते हैं, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारा अपना जो टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस क्लास की पीडीएफ इस वाले ग्रुप पर डाल दी जाएगी अभी क्लास के तुरंत बाद, तो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरी क्लास ज्वाइन की, पूरी क्लास देखी। किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए तो ये जो नंबर आपको लिखे हुए दिख रहे हैं 9479571757, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी मदद कर सकें। आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी हमसे मदद पा सकते हैं। मदद में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा सकता है, उसके लिए आप हमसे मैसेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज 1 अप्रैल से आने की पूरी संभावना है। एप्लीकेशन में अपडेट वर्जन चल रहा है, जैसे अपडेट वर्जन आता